नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आप पहुंचे हैं अपने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है इथेनॉल। आज हमें इथेनॉल को ही समझना है। अगर इथेनॉल बोलूं या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि होमोलोगस सीरीज की एक फैमिली होती है अल्कोहल, और उस अल्कोहल का सेकेंड मेंबर है कौन? इथेनॉल। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर सेकंड मेंबर को ही क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेंबर तो फर्स्ट भी है, मिथनॉल है, इथनॉल आता है, उसके बाद प्रोपनॉल, ब्यूटानॉल, मतलब बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हम इसी मेंबर को क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई इसे एक स्पेशल वरदान मिला हुआ है। इसे स्पेशल वरदान ऐसा मिला हुआ है कि यूजेस बहुत हैं इसके, और यूजेस के साथ एक बहुत अच्छा यूजेस है या बहुत खराब यूजेस है कि इंसान इसे पी पी कर खत्म करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। इंसानों को लगता है कि ये बहुत बेकार चीज है, इसे पी पी के खत्म कर दो, क्योंकि अगर बच गई तो आगे आने वाले बच्चे भी पिएंगे और फ्यूचर खराब ना हो जाए। इसलिए अपना फ्यूचर खराब करके इसे इसे अपना फ्यूचर क्या, अपना प्रेजेंट खराब करके इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको कौन समझाए कि भाई ये कोई कोयला और पेट्रोल थोड़ी है जिसे लाखों साल लग जाएंगे बनने में। अरे तुम जितनी खत्म करोगे उससे ज्यादा रोज प्रोडक्शन की जा सकती है इसकी। तो आइए समझते हैं इसी लेक्चर में सब कुछ अपने। अच्छा, ये लेक्चर होगा दो पार्टों में। एक पार्ट जिसमें हम समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, किस तरह से दिखता है, क्या है, कैसे, ठीक है। और साथ में पढ़ेंगे इसके यूजेस, क्या यूजेस होंगे, किस तरह से बनता है और किस तरह से इसके शरीर पे इफेक्ट पड़ सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां हम समझेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। तो आइए अपना शुरुआत करते हैं ये लेक्चर। और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे इथेनॉल की। तो इतना तो समझ में आ चुका हो, क्योंकि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो अभी फिर से इथेनॉल पढ़ रहे हैं। तो इथेनॉल में क्या है भाई कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन होगी। हाइड्रोकार्बन की चेन, मान लो मैंने कहा है कि हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, अगर इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, अब एक को क्यों, दो को भी कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट नाम उसके हिसाब से नाम पड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर सेकंड मेंबर करना है, और सेकंड मेंबर क्या है, इथेनॉल है, तो इसलिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा, OH। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर इथेनॉल। तो सर दो कार्बन है, इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इथेनॉल बन जाएगा। नाम क्या लिख दूं, इथेनॉल। क्या लिख दूंगा भाई, इथेनॉल। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है सर, इथेनॉल बोल देंगे। और अगर समझना चाहो तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इतने वाले हिस्से को, ये जो हिस्सा है, इसे क्या, किस नाम से क्या क्या बोल सकते हैं सर? इसे बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल। और इथाइल है, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता है, ये बोलता है सर एल्कोहल का है। क्या है, एल्कोहल है जी। तो इसका एक और नाम हो सकता है क्या, इथाइल एल्कोहल। क्या बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। सर इसका रासायनिक सूत्र भी हो सकता है, केमिकल फॉर्मूला हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, होगा। जैसे कार्ब, मैं अभी इसका ये स्ट्रक्चर था, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकालता हूं। कैसे, कार्बन एक है और कितने हाइड्रोजन है, तीन है सर। कार्बन एक, हाइड्रोजन तीन, ठीक है। कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है, हम भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें मैं और तरीके से लिख सकता हूं, मैं कहता हूं एक कार्बन, दो कार्बन हो गए, ठीक है। तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन हो गए, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप OH है, ठीक है। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन तो दो है, एक H से ये रहा और पांच ये रहे, तो 6H हो गए, H 6 और O ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका मतलब क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। कहां से आए हैं भाई, अल्कोहल फैमिली से आए हैं। अल्कोहल फैमिली का कौन सा मेंबर है, सेकंड मेंबर है, ठीक है। तो इन्हें आपको समझना होगा, बात आई समझ में? चलो, अगर मैं ये बोलता हूं आपसे, जैसे अगर हम बोले कि अल्कोहल को 100% ले लिया जाए, 100% कौन सा अल्कोहल, 100% लेंगे हम, कौन सा, इथेनॉल ले लिया जाए, इथेनॉल, ठीक है। अब इस 100% इथेनॉल को कुछ सर नाम लेंगे, हाँ बिल्कुल बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट अल्कोहल। जब 100% इथेनॉल अगर हो आपके पास, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? अगर यही केस ऐसा आ जाए कि सर अल्कोहल की, मतलब अल्कोहल मतलब इथेनॉल की, अगर इथेनॉल की परसेंटेज 95% कर दी जाए और 5% इसमें पानी मिला दिया जाए, तब इसे क्या बोलेंगे, तब इसे हम बोलेंगे रेक्टिफाइड अल्कोहल। क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइड अल्कोहल, रेक्टिफाइड अल्कोहल। या हम इसे बोल सकते हैं स्पिरिट। क्या बोल सकते हैं, स्पिरिट।
रेक्टिफाइड स्पिरिट बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर 100% इथेनॉल है तो एब्सोल्यूट अल्कोहल हो गया। अगर इसमें 95% और अल्कोहल और 5% पानी है तो उसे बोल देंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट या रेक्टिफाइड अल्कोहल। क्या बात समझ में आ गई? चलो, अब कुछ बच्चों का दिमाग घूम रहा होगा, सर अल्कोहल का मतलब तो हम समझते थे सर वो जो शराब के ठेकों पर मिलती है, जो वाइन शॉप पे मिलती है, वही। हाँ बिल्कुल वही है भाई, यही है वो, समझते। तो सर क्या उसमें 100% नहीं होता क्या? उसमें 100% अल्कोहल नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब सर लॉकडाउन में जो सोची थी थ्योरी वो तो खराब हो गई। हम तो बोलते थे कि भाई जो अगर सैनिटाइजर में 70% हो सकता है और वो कोरोना को मार सकता है, तो अल्कोहल में तो 100% अल्कोहल होगा, वो पी लेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो पहली बात तो उसमें 100% नहीं होता। कितना होता है समझ लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें विस्की की, तो विस्की में होता है लगभग लगभग कितना, 30% से लेकर 35% तक अल्कोहल, ठीक है जी। अगर हम बात करें वाइन की, तो वाइन में हो सकता है 15% से और 20% तक। और अगर हम बात करें बियर की, तो वो हो सकता है 3 से लेकर 6% तक। अब ज्यादातर 5 से 6% होता है, लेकिन आप सेफ जोन में रहो तो 3 से 5% मान लो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वाइन भी आती है जो फ्रूट वाइन वगैरह होती है, उनमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं अल्कोहल हो जाता है, ठीक। ये बात समझ में आई क्या? तो ये जो हम पी रहे थे, पहले तो ये बात तो बिल्कुल गलत थी कि लॉकडाउन में लोगों ने ऐसी अफवाहें उड़ा दी थी कि भाई अगर सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल है, अगर वो हाथ धोने से अगर हाथ के कोरोना वायरस मर सकता है हाथों पर, शरीर पर होने पर, तो क्या उस अल्कोहल को पीने से अंदर का जो कोरोना है वो नहीं मरेगा? तो लोगों ने पीना चालू, मतलब लोगों ने नहीं, सबने नहीं करा, लेकिन जो पीने वाले थे ना भाई, उनको बहाने चाहिए। उनको तो सिर्फ बहाना चाहिए, कोई भी बहाना मिल जाए, बस पीने का बहाना। शादी होगी, पार्टी। किसी के घर में कोई डेथ हो गई, अरे यार तुझे बहुत गम है, चल कोई बात नहीं, सब पार्टी। मतलब कुछ भी हो, किसी ने किसको प्रपोज किया, खुशी में चलो ये पार्टी कर दे। किसी का ब्रेकअप हो गया, यार तुझे गम है, चल पार्टी कर लेते हैं। पास हो जाए तो पार्टी, कंपार्टमेंट आए, गुम में पार्टी, खुशी में पार्टी, सब में पार्टी चाहिए भाई, और सब में अल्कोहल ही पार्टी बन चुका है आज की डेट में। तो कुल मिलाकर बहाना था, तो उस टाइम भी बहाना था। अब बात आएगी सर क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। हमारे गले में ना 2 पाइप होते हैं भाई, एक जिसमें से एयर निकलती है और एक जिसमें से खाना जाता है, डाइजेस्टिव, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, और एक को हमारे पास ट्रैकिया। तो अब ये जो कोरोना था वो हमारे लंग्स में पहुंचता था, और हम दारू जो पीते हैं वो किसमें आता है? फूड पाइप में आता है। तो वहां लंग्स में थोड़ी पहुंचेगा भाई, लंग्स में पहुंचेगा नहीं तो कैसे कोरोना मरेगा? पहली बात तो ये है, ठीक है। तो सब बहाने थे, तो आप समझ रहे होंगे। अच्छा, तो क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो हम एक बार देख लेते हैं, रेक्टिफाइड जो अल्कोहल होता है वो मेनली यूज होता है किसमें? सॉल्वेंट में और डिसइंफेक्टेंट में। डिसइंफेक्टेंट मतलब कि जैसे लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारे सैनिटाइजर्स यूज करे, उनमें सब में क्या था? अल्कोहल था, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल की बात करें तो लेबोरेटरीज या वाटर फ्री जो रिएक्शंस होंगी वहां पर यूज होगा, ठीक। इसका जनरल फॉर्मूला बनते हैं ROH, का मतलब ये हुआ, R मतलब है अल्काइल चेन, जो कार्बन कार्बन की कितनी बड़ी चेन हो सकती है, और उसमें लास्ट में और OH लग जाएगा तो उसे को हम बोल देंगे क्या? ये बन जाएगा हमारा अल्कोहल मेंबर। पर लेकिन हमें चाहिए अल्कोहल में से दूसरा मेंबर, और ये इस पर हम काम कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो अगले आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण, और भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ कि भाई देखने में कैसा लगेगा। अगर हम कहीं लड़का देखने जाएं शादी के लिए, तो हम बोलते हैं ना उसको देखने, फिजिक्स कैसी है उसकी, देखने में कैसा लग रहा है वो। केमिकल गुण तो बाद में देखेंगे भाई, है ना। फिलहाल अभी देखते हैं फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज, देखने में कैसा लगता है, देखने में इसका बिहेवियर कैसा है। तो पहली बात तो इसे अगर देखें तो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और कलरलेस होगा। कलरलेस का मतलब इसका खुद का कोई कलर नहीं होता, ठीक है, कलरलेस हुआ। अगर हम बात करें इसकी सुगंध की या गंध की, वो तो डिपेंड करती है भाई। इट हैज ए प्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। भाई कैरेक्टरिस्टिक है, पर लेकिन बोल रहा प्लीजेंट स्मेल है। अरे यार प्लीजेंट स्मेल तो भाई उनको पता चलेगा। एक तो देखो, एक बंदा, ऐसे दो एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है जो पीता है, सुबह से लेकर मस्त रहता है, शाम तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा ऐसा है जो नहीं पीता, जिसे बहुत दिक्कत होती है, अगर कोई पीने वाला भी सामने आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है उसे। तो अगर पीने वाला है उसके लिए ढक्कन खुल जाए कहीं पर भी, है ना, उसको स्मेल आ जाए, कुल मिलाकर स्मेल आ जाए, उसके लिए तो प्लीजेंट स्मेल है, बहुत और मजा जाएगा उसे, तो भाई आनंद ही आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा है जिसे शराब के बदबू से ही बिल्कुल चला जाता है कि उसके पास उसे रहा नहीं जा सकता, मतलब कि बस बैठा हो तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता। अब ऐसा करके देखो, सोचो कि बैटरी रिक्शे होते हैं आजकल हर जगह मिलते हैं, गली मोहल्ले में बैटरी रिक्शे जो होते हैं, जिन्हें बोलते हैं। अब उनमें आप बैठे हो, आराम से जा रहे हो कहीं अपने ऑफिस या कहीं जा रहे हो, और अचानक एक उसमें रोके हाथ दे और उसमें कोई शराबी बैठ जाए आपके सामने वाली सीट पे, और जब वो स्मेल ले,
ओहो! आपके पास उसकी स्मेल आई शराब की, अल्कोहल की मिक्स की, ठीक है? उस जब कैसा महसूस होगा उस बंदे को? वो तो भाई रुक ही नहीं पाएगा, वो तो बोलेगा उतार भाई, या तो इसे उतार या मुझे उतार। तो अब डिपेंड करता है ना उसके लिए कैसी है, प्लीज़ेंट स्मेल है क्या? नहीं। जो पीने वाला होगा उसे तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जो नहीं पीने वाला उसे तो उसके लिए तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है? तो वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि वो वाष्पशीलता है, मतलब कि अगर उसे खुले में रख दिया जाए तो जैसे करने के बाद अगर रख दिया जाए तो वो उड़ जाएगी। तो ढक्कन हमेशा बोतल का लगा के रखते हैं। हुँ। सॉलिबिलिटी की बात करें तो भाई पैक बनाते समय ये पैक जब बनते हैं तो पैक में ये तो बता सकते हो यार पटियाला पैक है, ये बहुत हैवी हो गया, ये बहुत लाइट हो गया, ये लिटिल पैक है ऐसा। लेकिन कितना मिलाया है ये नहीं बता सकते भाई। कलर देख जो उसका हल्का-सा जो कलर होता है वो थोड़ा-सा हल्का हो जाए और गाढ़ा हो जाए तो हम कह सकते हैं। लेकिन पर जो पानी मिलाते हैं ना भाई पूरा 100% मिल जाता है। मतलब कि सब प्रोपोर्शन में, हर प्रोपोर्शन में वो पानी और अल्कोहल आपस में मिल जाता है और यही क्वालिटी इसको एक अच्छा सॉल्वेंट बनाती है। और इसीलिए इसे जो कफ सिरप वगैरह होती है और ये बहुत सारी मेडिसिन में एज़ ए सॉल्वेंट काम कराती है क्योंकि ये 100% वो हो जाता है, क्या हो जाता है? पानी में मिल जाता है कुल मिलाकर ये है, ठीक है? एथेनॉल पानी में पूरी तरह से घुलनशील है होता है, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक? और डेंसिटी की बात करें तो पानी से कम डेंसिटी होती है इसकी। और अगर हम फ्लेमेबिलिटी की बात करें मतलब जलाने की बात करें, तो आग लगाएँ तो आग लग जाएगी, अल्कोहल में आग लग जाएगी। अल्कोहल तो वैसे ही आग लगा देता है भाई, बहुत सारे गाने नहीं देखते बॉलीवुड में, ठीक है? तो अल्कोहल से आग लग जाएगी और आग लगने भी इसका मतलब इसे हम एक्चुअली में क्लीन फ्यूल बोलते हैं भाई इसे। क्लीन फ्यूल। अब क्लीन फ्यूल क्यों बोल रहे होते हैं? समझो। एक तो ये जब जलता है ना, तो ये जलता है विद ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम। क्या हो गया भाई? ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम का मतलब है जब नीली फ्लेम के साथ कोई चीज़ चलती है तो उसमें होती है हीट क्या? ज़्यादा। हीट होती है क्या? ज़्यादा। और लाइट होती है कम, लाइट होती है कम। अभी इसकी जब हम कंबशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएँगे इसे। फिलहाल ये क्लीन फ्यूल इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और 100% कंबशन है इसकी, 100% कंबशन। मतलब जलेगा तो उसमें अनबर्न्ड पार्टिकल नहीं बचेंगे, जिससे कि कोई पॉइज़नस गैस तैयार हो। तो जब हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो देखेंगे इसे, ठीक है? तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अगर देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, अब तो मजा आ जाएगा भाई। कुछ लोगों लोगों को सर आज तो दारू बनाना सिखा ही दोगे और दारू बनाना सीख गए तो सर जो पीते हैं तो उनके तो मजे है कि घर में बना के रोज पिएंगे और जिन्हें नहीं पीते वो कहेंगे भाई कोई बात नहीं हम तो बिजनेस कर लेंगे, क्योंकि ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है। ये बिजनेस ऐसा है कि भाई इसके ग्राहकों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये जहां भी खोल दो ठेका वहीं इसकी लाइन लगा लेते हैं भाई ग्राहक, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका जन्म पृथ्वी पे हुआ इसलिए कि इस बहुत खतरनाक चीज को खत्म कर दें पी पी के, ठीक है? तो समझते हैं, अब देखते हैं क्या। अब एक तरीका तो ये है कि आप इथिन को लो और इथिन को अल्कोहल उसमें लैब में ले जाओ और उसको अल्कोहल बना लो। अब लेकिन अभी हम देखेंगे इसके यूजेस भी बहुत है भाई, मेडिसिन में यूज होता है, डाई बनाने में यूज होता है ना? और पीने में तो यूज हो ही रहा है, बहुत सारी चीजें में यूज होता है। तो उसके बाद अब इतने सारा लैब में बनाना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, तो फिर क्या करें सर? दूसरा है तरीका, आपने गन्ने तो देखे होंगे, गन्ने गन्ने के जूस में तो देखा होगा ना, गन्ने के जूस में गन्ने रखे होते हैं, वो गन्ने उनकी जो खेती होती है ना, वहां से ट्रक भर भर के गन्ने जाते हैं। अब इतने ट्रक भर भर के गन्ने सीधे सब जूस की दुकानों में थोड़ी जाते हैं, वो जाते हैं उनके आसपास जो होगी शुगर की मिल। शुगर मिल जो होती है, शुगर मिल में क्या होगा, चीनी बनाने वाली मिल वहां जाती है। अब इस गन्ने का जूस निकाला जाता है वहां लार्ज स्केल पर, और जूस से क्या बनाया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जो हमारे पास शुगर क्रिस्टल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, चीनी बनाई जाती है। तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा उसकी बना दी जाती है चीनी गन्ने के जूस से। अब जब चीनी बन जाती है और जो वेस्टेज बचा है, जो वेस्टेज बचा है उस वेस्टेज का एक नाम दिया जाता है, उसे बोलते हैं मोलासेस, या हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं सीरा। बात समझ में आ रही है? अभी ये सीरे में से 100% चीनी नहीं बन पाई है, इसमें से कुछ पार्ट रहता है, लगभग आप ऐसे कह सकते हैं कि 30% के आसपास अभी इसमें शुगर बची है, चीनी बची है। और ये एक गाढ़ा, क्योंकि भाई वेस्टेज है, बहुत सारी गुड़ गुड़ बना है ना, गुड़ से जो वेस्टेज निकला है, अब वो जो है डार्क होगा, गाढ़ा होगा, थिक होगा, ब्राउन कलर का होगा, तो उसको हमने मोलेसिस या सिरा सिरा बोला। और इसी को क्या हुआ, इसमें 30% तक अभी शुगर बची है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसमें डाल देंगे भाई यीस्ट, क्या डाल देंगे, यीस्ट डाल देंगे। और यीस्ट डालने के बाद इसका होगा फर्मेंटेशन, क्या होगा,
फर्मेंटेशन, 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 ठीक है। इस फर्मेंटेशन से क्या होगा, इस फर्मेंटेशन के बाद हमें मिलेगा क्या, इथेनॉल। क्या मिल जाएगा, इथेनॉल, और साथ में निकलेगी CO2 गैस। और शायद आप ऐसा देख भी रहे होंगे, ये रहा मोलेसिस, और इसे मैं डाला यीस्ट, और यीस्ट डालने के बाद 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे से हीट करेंगे, और इसके बाद इसका इसमें निकल जाएगा इथेनॉल, और ये हमारे पास रिएक्शन है ग्लूकोज, है ना, तो यहाँ पर ये हमारे पास CO2 बन गई। अब हो गया, बात समझ में आ गई। तो यहां से ये हमारे पास इथेनॉल बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसे। तो इथेनॉल इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल ऑफ फ्रॉम शुगर कैन क्रॉप। तो जो हमारे पास इथेनॉल निकलता है वो बहुत लार्ज स्केल पे हमें शुगर कैन क्रॉप से निकल जाता है, गन्ने की खेती से मिल जाता है। शुगर कैन जूस इज यूज्ड टू ऑब्टेन शुगर बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से हमें जो गन्ने हैं उनमें से हमें क्या, शुगर मिल जाती है। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ए थिक डार्क ब्राउन लिक्विड कॉल्ड मोलेसिस, जिसे हमने सिरा बोला गया, वो मोलेसिस में हमें मिलता है कब, जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है उसके बाद। अभी भी इस मोलेसिस में कंटेन अबाउट 30% शुगर, अभी भी इसमें 30% के आसपास शुगर बची हुई है। शुगर प्रेजेंट इन द मोलेसिस इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन यूजिंग यीस्ट, और यीस्ट की मदद से उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, और उससे आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब तो आप दारू बनाना सीख गए हैं, दुकान खोल लो, ठेका खोल लो, या वाइन शॉप खोल लो, अब इससे दूर रहो, ठीक है। चलो, इतनी सारी चीजों के बाद सर इसका यूजेस भी होंगे। हाँ बिल्कुल यूज है भाई। यूज क्या है समझ लेते हैं। यूज देखें तो हम यूजेस इसके कैसे, जैसे कि एज ए फ्यूल, अभी हमने बात करी फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, स्पिरिट की तरह यूज हो सकता है। इथेनॉल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्पिरिट लैंप्स, जो स्पिरिट लैंप्स होती है वहां पे हम यूज कर सकते हैं, मिक्स विद पेट्रोल, जिसे हम गैसोल भी बोल देते हैं। तो ब्लेंडेड पेट्रोल आजकल बहुत चल रहा है। ब्लेंडेड पेट्रोल का मतलब है पेट्रोल होती है उनमें आप ब्लेंड करके, मतलब कुछ अमाउंट अल्कोहल का डाल देंगे तो वो ब्लेंडेड पेट्रोल कहेगी। अब उससे क्यों फायदा, क्योंकि जो पेट्रोल जलता है ना भाई, वहां से आपकी पॉइजनस गैस भी तैयार होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इथेनॉल जो जलेगा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जलेगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और वो इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती। तो इसके लिए एक तो पोल्यूशन फ्री हो सकता है, मतलब पोल्यूशन कम होता है, दूसरा 100% जल रहा होता है, और ठीक है। फिर बात करते हैं एज ए सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट हमने बोला था कि डिसॉल्व्स मेनी सब्सटेंस लाइक मेडिसिन या परफ्यूम्स या वर्नेसेस, या हम कह सकते हैं पेंट्स हुआ, डाई इन फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। तो हर जगह कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हुई, या आपका डाई बनाओ, या पेंट्स बनाओ, या परफ्यूम्स बनाओ, या मेडिसिन में, वहां पर एज ए सॉल्वेंट भी यूज होता है। एज ए प्रिजर्वेटिव, तो हम देखते हैं आगे प्रिजर्वेटिव जो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, जो हमारे पास बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं, है ना, उन लेबोरेटरीज में जो आप देखोगे जीव जंतु होते हैं, वहां पर भी हम इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। मेडिसिन में हमने देख ही लिया, मेडिसिन का यूज करना है। केमिकल इंडस्ट्रीज में इथेनॉल एसिड्स, एसिडिक एसिड, क्योंकि देखो इथेनॉइक एसिड बनता है। अब ये सब इथेनॉइक एसिड से अगर हम आगे देखेंगे, जब रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर इथेनॉइक एसिड और इनसे आपके अल्कोहल से मिलकर क्या बनाया जाता है, एस्टर बन जाता है। एस्टर ही आपके किस में काम आता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स में काम आता है, परफ्यूम बनाने में काम आता है ये। एज ए एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, तो 70% अल्कोहल इज यूज्ड टू क्लीन वाउंड एंड स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स। अब सिंपल सा लैंग्वेज समझाता हूँ। आपने लॉकडाउन में देखा होगा, लॉकडाउन में जो आपके पास सैनिटाइजर था उसमें 70% से ज्यादा होना चाहिए था अल्कोहल, और वो ही क्या कर रहा था, काम कर रहा था किस पर, आपके कोरोना वायरस पर। तो इसका मतलब क्या है, 70% से ज्यादा अगर हमारे पास अल्कोहल है तो वो बहुत अच्छा सा डिसइंफेक्ट की तरह काम कर सकता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह, ठीक है। एज ए एंटी फ्रीज, अब एंटी फ्रीज क्या होता है भाई, एंटी फ्रीज का मतलब है, देखो बहुत जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर जो रेडिएटर होते हैं गाड़ियों में, है ना, जो हीट को कंट्रोल करते हैं, गाड़ी को हीट होने से बचाते हैं, इंजन को, तो एक रेडिएटर होता है, उसमें यहाँ पर कूलेंट डालते हैं या पानी डालते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी जगह होगा तो वहां पानी डाल देंगे तो जम सकता है, और इससे फिर क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर। तो वहां पर रेडिएटर में क्या करते हैं, आपको एज ए क्या बोल सकते हैं, ये अल्कोहल डाल सकते हैं इसके रेडिएटर में, और इससे क्या होगा कि एंटी फ्रीज, मतलब कि फ्रीज अल्कोहल है भाई तो फ्रीज होगा नहीं, तो फ्रीज नहीं होगा तो वहां पर ये गाड़ी चलाने में और आपके गाड़ी को ठीक रखने में मदद करता है, मतलब हीट होने से बचाता है। इन बेवरेज में अगर बात करें तो कंट्रोल यूज है भाई, यहाँ पर लिख रहा है कंट्रोल यूज पर, लेकिन भाई जो पीते हैं ना भाई उनका कंट्रोल नहीं है, दुनिया भर की ला दो उनके लिए,
उनके दुनिया भर के ला दो और लाने के बाद भी वो एक बार कहेंगे तेरे भाई को छड़ी नहीं है। तू क्या सोच रहा है तेरे भाई को छड़ गया है? और मँगा ले। हाँ, बेहोश हो जाएगा, फौजी बन जाएगा, दुश्मन चलेगा लेकिन पर वो आपसे मना नहीं करेगा पीने वाला आदमी, इतना ज़्यादा। ये तो हो गए हमारे पास इतने सारे यूज़, लेकिन इसके और भी यूज़ हैं। जैसे ये भाई सरकार बना सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। एग्ज़ाम्पल भाई जब इलेक्शन होते हैं तो आपके गली मोहल्ले में आस-पास देखा होगा हर नेता इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन जब वोट जिस दिन होती है उससे पहले 1 महीने पहले ही शराब बँटवाना चालू कर देता है और शराब बाँटने के बाद लोग फेवर में हो जाते हैं उसके भाई और वोट डाल देते हैं, सरकार बनी नहीं बनी, है ना? तो ऐसा एक कहावत भी है, या तो क्लास की दोस्ती या गिलास की दोस्ती। मतलब क्लास की दोस्ती या तो स्कूल में अगर जो दोस्त बन गए हो वो कभी मिलेंगे तो बहुत अच्छी दोस्ती होती है, या फिर गिलास की दोस्ती। गिलास एक साथ मिलाकर अगर पी लिए तो वो भाई आपस में ऐसे माँ मतलब ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर एक ऐसी फील आ जाती है, तू मेरा भाई है भाई। तो कहने का मतलब इस इतनी बहुत खतरनाक चीज़ है ये। सरकार गिरा सकती है भाई, कैसे गिर जाती है? अरे दिल्ली का एग्ज़ाम्पल देख लो भाई, शराब के घोटाले के चक्कर में ही तो केजरीवाल सरकार चली गई। नहीं तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई इसे लोग पीने के चक्कर में दुनिया का किसी भी कोने में ठेका खोल दो, जाएँगे लोग ढूँढ ही लेंगे। एक दूध वाला होता है जो दूध अपने सिर पे रख के घूम रहा होता है पूरे गली-गली में, लेकिन उससे दूध नहीं लेते। लेकिन एक ठेका खुल जाए किसी मोहल्ले में तो सब चुपचाप पता नहीं कहाँ से भी एक मतलब बहुत बंद कमरे में बहुत बंद जगह में भी खोल दें या एक बियाबान जंगल में भी खोल देंगे ना तो वहाँ पर भी भीड़ लग जाएगी भाई ठेका, ऐसी चीज़ है ये। आगे बात करते हैं जब इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली यूज़ेज़ तो सर बंद क्यों कर रहे थे, मना क्यों कर रहे थे इसके लिए? तो भाई इसके कुछ हानिकारक भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। कैसे होते हैं नुकसान? देख लेते हैं। जैसे कि इफ़ेक्ट करता है ब्रेन पर, तो ब्रेन पे इफ़ेक्ट करेगा तो ब्रेन से भाई आपकी बहुत सारी चीज़ कंट्रोल होती है। तो आपके जब दिमाग ही खराब हो जाएगा तो दिमाग में आपको ये नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो। सामने कुछ भी हो तो आप तो शेर बन जाओगे, आप तो शहंशाह बन जाओगे, उससे बड़ा आपसे बड़ा राजा या आपसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता उस टाइम पी लेते हो। तो वहाँ पर आप नुकसान कमा सकते हो, है ना? दूसरा हम कहेंगे इफेक्ट ऑन लीवर तो भाई लीवर की बीमारी हो जाती है जैसे फैटी लीवर जैसी बीमारी आजकल हर एक दूसरे तीसरे बंदे में मिल जाएगा फैटी लीवर अगर चेक कराएं तो अब नहीं कराते तो अलग बात है जो शराब पीने वाले बोलते हैं हमें तो कोई बीमारी नहीं थी इसलिए नहीं होती भाई चेक नहीं कराते जिस दिन चेक कराओगे पता चल जाएगा कितनी बीमारी हो रखी है तो फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 फिर फाइब्रोसिस फिर सिरोसिस बोलते हैं और सिरोसिस के बाद खराब हो जाता है लीवर भाई तो उसके बाद तो फिर दिक्कतें चालू आपके कैसा डाइजेशन नहीं होता प्रॉपर गैस बनना चालू हो जाती है या गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है मतलब कई बार कैंसर का भी नाम लेता है इफेक्ट ऑन हार्ट्स अगर हम हार्ट में देखें तो हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट स्ट्रोक के भी चांसेस बन सकते हैं ठीक है हाई ब्लड प्रेशर होता है या हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बन सकते हैं और दूसरा दिमाग ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल खो देता है अगर दारू जो है क्योंकि हमारे ब्रेन जो है तो ब्रेन के नीचे हमारे पास होता है एक सेरिबेलम जो हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है अब ये शराब क्या करती है उसे गड़बड़ा देती है भाई उसे गड़बड़ाने के बाद क्या होता है इंसान चाहकर भी ठीक नहीं चल पाता मतलब कोशिश तो करता है चलने की कि कोशिश चलेगा पर लेकिन वो हर एक पैर को रखेगा लेकिन उसका पैर लड़खड़ाएगा क्योंकि उसका अब सेरिबेलम उसको उसे तो शराब ने भाई गड़बड़ा दिया और गड़बड़ाने के बाद क्या होगा अब उसका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा है तो अब वो अपना बॉडी का पॉस्चर या बैलेंस नहीं बना पा रहा इसलिए शराब पीने वाले आदमी लड़खड़ा के चलते हैं बात समझ में आ रही है और जब अगर बोलते हैं तो बोलते समय भी ऐसा लगता है जैसे आप आइसक्रीम खा के बोलो आइसक्रीम खाओ ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ उसके बाद जब बोलते हैं तो ऐसे लगेगा आवाज भी उनकी लड़खड़ लड़खड़ लगेगी ठीक है दूसरा क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो गाड़ी चलाना अगर गाड़ी चलाए तो गाड़ी चलाने में भी आपका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल काम करता है क्यों करता है भाई क्योंकि गाड़ी चलाना भी एक टेक्निक है कब क्लिच दबानी है उसके बाद कब रेस देनी है कब गियर हल्का करना है कब स्टेयरिंग को कैसे काटना है कहाँ से काटना है ये सब चीजें होती है कब इंडिकेटर देखना है कब कहाँ देखना है कब कौन से वाले शीशे में देखना है ये सब पूरी टेक्निक और ये सारी टेक्निक में हमारे एक इंसान काम जो गाड़ी चलाता है वो उसे सारे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल प्रॉपर तरीके से ठीक होना चाहिए लेकिन शराब पीने के बाद तो भाई काम ही नहीं कर रहा है अब आप या तो आगे देख लो या गियर को देख लो या क्लिच दबा लो या आप इधर देख लो तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल काम नहीं कर पाता और इसलिए हाई चांसेस हो जाते हैं गाड़ी के एक्सीडेंट के और इसीलिए सरकार ने कोई भी सरकार होगी ड्रिंक एंड ड्राइव पर हमेशा बैन लगा के रखती है बहुत बड़े चालान रखती है ठीक है और यह लग रखा है हार्मफुल फॉर टीनेजर्स अब मैं कह रहा हूँ टीनेजर छोड़ो सबके लिए हार्मफुल है यार बच्चा पियेंगे तो उसके लिए हार्मफुल क्यों बड़े इंसान भी पियेंगे तो भी हार्मफुल है किसी को धीरे-धीरे फ़र्क पड़ता है, किसी को बहुत जल्दी पता चल जाता है क्योंकि डिपेंड करता है वो कितनी अमाउंट में और किस क्वांटिटी में या हम कहते हैं कैसी फ्रीक्वेंट ले रहे हैं। एक तो होते हैं ऑकेजनल लेते हैं, शादी हो रही है आज तो भाई 1-2 आज तो लेना पड़ेगा भाई, आज शादी है। कुछ होते हैं कि नहीं, नहीं यार
उन्हें कोई मतलब उन्हें बहाने की भी जरूरत नहीं है। अब सुबह खोली तो शराब, शाम को सो रहे हैं तो शराब, पता नहीं खाए नहीं खाए वो अलग बात है, पर लेकिन शराब चाहिए। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो हानिकारक तो होती है। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी नुकसान करे, क्या करे, ठीक है? वो आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है, लेकिन ये धीरे-धीरे सबको खत्म कर देती है भाई, इम्यून सिस्टम अगर आपको। अब दिक्कत ये आती है कि सर खराब भी है और यूज़ भी है। अब खराब भी है, शरीर के लिए हानिकारक भी हो रही है और सर यूज़ भी हो रही है, बहुत सारी जगह मेडिसिन वगैरह बन रही है। तो इसके लिए क्या करें? अब कैसे डिसाइड हो कि ये अच्छे काम में लगे और कैसे ये करें कि कैसे कंट्रोल करें कि ये इसे आदमी पीने कम से कम करे? तो सरकार ने दिमाग लगाया, सरकार बड़ी बहुत तेज है भाई। सरकार ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि अगर लोग पिएँगे ना, तो अपनी मर्ज़ी से पी रहे हैं। इस पे लगा देंगे इतना मोटा टैक्स, हम तो ये कह देंगे टैक्स इसलिए भारी लगा रहे हैं कि महँगी हो जाए और महँगे होने के बाद कोई पिए ना। हम तो ये चाह रहे हैं भाई अच्छे लोग बन जाएँ। लेकिन उसके पीछे दूसरा कारण भी है भाई, टैक्स इतना लगा दो कि अगर जो देखो जो पीने वाला ना वो पिएगा भाई। एक छोटे गरीब से लेकर और एक बहुत बड़े अमीर तक, वो डिपेंड करता है कौन-कौन से ब्रांड पी रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। और जिसने एक बार पीना चालू कर दिया वो उसे छुड़ाना मुश्किल है भाई, उसे नहीं छुड़ा सकते आप। कितना भी कह लो, कसम दे लो, ये कर लो, वो हर शराबी सुबह उठते ही बोलता है कि आज से छोड़ दूँगा और शाम को चालू फिर कर देता है चालू, कल से छोड़ दूँगा। पर वो छोड़ेगा नहीं, सरकार ने इसी का फायदा उठाया। बोला टैक्स लगा दो भाई जितनी मर्ज़ी। अब उस पे इतना टैक्स लगा दिया कि शराब हो गई महँगी। छोटा-सा बोतलें लो, छोटी-छोटी बोतलें बहुत हज़ार-हज़ार रुपए में मिलती है यार, वो ब्रांड अगर डिपेंड करती है। और दूसरा सरकार के पास देखो, अगर सरकार पेट्रोल पे ₹1 बढ़ा दे, तो विपक्ष क्या करेगी? वो जाके रोड पे बैठ जाएगी और पब्लिक को भड़काएगी, बोलेगा भाई महँगाई हो रही है और आम आदमी भी क्योंकि उनकी जेब पे फ़र्क पड़ता है तो धरना प्रदर्शन करने को तैयार है। ल सिलेंडर पे बढ़ जाए, अब सिलेंडर भले ही चाहे हम 1 महीने में, 2 महीने में खरीद रहे हैं, अगर ₹10 सिलेंडर बढ़ गए तो रोड पे दिखाई देगी हज़ारों की संख्या। लेकिन ये ऐसी चीज़ है भाई, इस पे रातों-रात सरकार अगर ₹100 बढ़ा दे ना, बोले एक कल से बोतल ₹100 महँगी मिलेगी, तो ना तो इसे बताने की ज़रूरत और कोई भी बंदा आके रोड पे बैठेगा नहीं, ना कभी प्रदर्शन करेगा। कहता ठीक है यार, महँगी जितनी भी हो जाए, लाख रुपए महँगी भी कर दोगे तब भी जो पीने वाला होगा 50 जगह से जुगाड़ करेगा, किसी के ताले तोड़ेगा, बैंक लूटेगा, कुछ करेगा, लेकिन शराब पिएगा तो पिएगा ही। कभी भी ना धरना प्रदर्शन करता, ना किसी से शिकायत करता है, इसलिए सबसे फ़ायदेमंद है सरकार के लिए। और यही कारण था कि लॉकडाउन के दौरान अगर जब जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी, सबसे पहले अगर कोई चीज़ खोलने के लिए बात की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, वो थी ठेका। भैया ठेके खोल दो क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा सा कलेक्शन आता है। बहुत सारी सरकार को उस वहाँ से टैक्सेस आते हैं, है ना? ये चिंता नहीं थी कि वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी क्योंकि ठेके पे बहुत बड़ी भीड़ होती है, कि भीड़ हो जाएगी, कोरोना हो जाएगा। नहीं, मतलब ही नहीं है भाई सरकार को इन चीज़ों से, ठीक है? तो अब इस दिक्कत ये थी कि अब ये यूज़ अच्छे यूज़ में जा रही है या इसे पी-पी के खत्म करेंगे लोग। क्या करें? पिएँगे तो ज़्यादा पिएँगे, सेहत खराब हो जाएगी तो महँगी कर दो भाई, क्योंकि अगर लिमिटेड पैसा होगा तो थोड़ा खरीदेगा, पी रहा है जो पीने दो, हम क्या करें? पर लेकिन हुआ क्या? ऐसा कर दिया कि भई जो पीने वाली जो अगर इसे पीने के लिए यूज़ में लेंगे ना, उन पे लगा दो मोटा टैक्स, बहुत मोटा टैक्स, जिससे महँगी हो जाए और आदमी अगर लेना भी चाहे तो एक बोतल या 1 पौवा लेके अपना खत्म करे, दोबारा ना ले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना पिए, ठीक है? और फिर आई दिक्कत कि उनके लिए भई जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं इससे या डाई पेंट्स बनाते हैं, वो कह रहे हैं भाई अगर आप इतनी महँगी कर दोगे तो हम क्या करेंगे? अगर हम आपसे ₹500 की एक बोतल खरीदें और उस बोतल में अगर हम आप अगर बनाते हैं डाई या हम पेंट बनाएँ तो वो पेंट तो बैठेगा बहुत मुश्किल से। और दूसरा अगर खाँसी की दवाई बनाते हैं तो खाँसी की दवाई तो बैठेगी ₹500 की। तो आप तो 500 की हमें दे रहे हो और हम जाके उसे ₹1000 की बना के बेचेंगे। तो इससे तो आम जनता का नुकसान भी हो सकता है, जो पीते नहीं हो उनका नुकसान क्यों हो? सरकार ने कहा ठीक है, अगर आप इसे पीने के लिए यूज़ में नहीं लेते और आप इसे ऐसे यूज़ में लेते हैं जिससे कि आम जनता का भला हो सकता है या उनके डेली यूजेस में काम आ सकती है, तो आप पे हम टैक्स नहीं लगाएँगे। आप इसे ड्यूटी फ्री दे देंगे, आप ले जाओ कोई बात नहीं। पर आपको कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, आपके पास ऐसी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो जिसमें आपका ये यूज़ होता हो, आप ठेका-वेका नहीं खोलोगे, ये शर्त नहीं खोलोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ऐसा कर दिया। लेकिन इंडिया है भाई, जुगाड़ जुगाड़ यहाँ पे क्या करा लोगों ने, अपने-अपने नाम से या किसी के नाम से एक फेक फर्म खुलवा दी। फलाना फार्मास्यूटिकल, फलाना क्या कहते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज ऐसे। और वो सरकार से ड्यूटी फ्री अल्कोहल ली और लेकर वहां पर अपने पास ले गए। कोई कंपनी हो तो वो उस पे काम करेंगे ना। वहां पर उन्होंने छोटी छोटी बोतलों में पैक करी और बेचना चालू कर दिया। अब भाई जो चीज आपको 200 रुपए मिल रही है एक जगह ठेके से, सरकारी ठेके से या वाइन शॉप से टैक्स लगने के बाद, और वही चीज आपको 40-50 रुपए मिल रही है, तो जो पीने वाला है ना, वही गरीब आदमी वो कहेगा ठीक है यार सेम ही चीज तो है, यहीं से पी लेते हैं, पैसा ही बच रहा है और ज्यादा मिलेगी उतने पैसे में। इस तरह से सरकार को नुकसान होने लगा।
एक तो सरकार को कलेक्शन कि भाई ये ऐसा बिजनेस है, इसमें तो कोई ग्राहक तो कभी हो नहीं सकता। हर दिन ग्राहक बढ़ने की चांसेस है, कम होने के चांसेस नहीं है। एक बार जिसने चालू कर दी वो छोड़ेगा नहीं, अब नए ग्राहक ढूंढ के लाएगा। अब कलेक्शन कैसे कमा रहा है? दूसरी बात कि हर दिन कहीं ना कहीं शिकायत आ रही है, फलाने भाई वहां से अब भाई सस्ती मिल रही है, तो एक बंदा जो एक पौवा पी रहा था वो चार चार पौवे खरीद रहा है उतने पैसों में। अब चार चार पौवे खरीद रहा है तो वो चारों को पीने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पीने वाला कभी ये नहीं कह सकता कि मैं अब फुल हो चुका हूँ, वो पीता ही रहेगा भाई, बिल्कुल लेट जाए, लंबा लेट हो जाए, पर लेकिन छोड़ेगा नहीं। अब इस तरह से खबर आने लगी, वहां से इतने सारे दारू पी के मौत हो गई, यहाँ से हो गई। सरकार ने दिमाग लगाया, बोला कि यार ये हमसे ले आते कंपनी कि भाई हमें नहीं उसमें यूज में काम लेना है, इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना है इनका, और यहाँ पर ये अपना खुद का टेका खोल के बैठे हैं, सरकार का नुकसान कर रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। तो अब सरकार ने सोचा कि जो अगर ऐसे काम के लिए ले जा रहा तो सिर्फ उसी काम के लिए यूज हो, कोई इसे बेचे ना, अपना यहाँ ठेका ना खोले, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया डी नेचर। क्या कर दिया? डी नेचर। इसका डी नेचर कर दिया अल्कोहल का। डी नेचर का मतलब है नेचर के खिलाफ कर दिया इसे, जो इसका नेचर था उसके अगेंस्ट कर दिया। इसलिए कि लोग पिए ना, सस्ता ना बेचे और वहां से ना पिए, जिस काम के लिए जा रही है उसी काम का यूज हो। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया, इसे मिलाने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें मिला, जैसे इसमें इथेनॉल मिला सकते हैं, इसमें पायरिडिन मिला सकते हैं, कॉपर सल्फेट मिला सकते हैं, या ब्लू कलर की डाई मिला सकते हैं, जिससे कि देखो कॉपर सल्फेट का भी ब्लू कलर होता है और ब्लू डाई मिला दी। अब होगा क्या, लोगों को पता चल जाएगा ब्लू कलर है, अगर अल्कोहल अगर ब्लू कलर की है तो भाई ये तो खतरनाक है भाई, सरकार ने बनाया नहीं। इसमें पॉइजनस कुछ सब्सटेंस मिलाती है, जिससे अगर पिएगा तो आंखें जा सकती हैं, परमानेंट ब्लाइंड हो सकता है, या फिर वो मौत भी हो सकती है। तो अब कोई ले जाएगा, अगर वो बेचेगा, कोई मर गया तो उस पर अब मर्डर केस लगेगा। अब इससे क्या होगा कि आम लोगों को पता चल जाए कि भाई यहां से नहीं खरीदनी है, ठेके से ही खरीदो, सरकार को टैक्स दो, पियो भले ही कितनी। तो ये इसको बोल दे रहा है डी नेचर। बात समझ में आ रही है? तो वाई इज अल्कोहल डी नेचर? क्यों करा गया है? टू प्रिवेंट मिस यूज एज ए ड्रिंक, क्योंकि जो सामान जिसके लिए ले जा रहे हो आप उसी में रखो, आप इसे पीने के लिए बेचने की जरूरत नहीं है आपको। इसे रोकने के लिए टू अवॉइड हैवी गवर्नमेंट टैक्स ऑन ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो ये अवॉइड करने के लिए जो टैक्स लगाया जा रहा था पीने वाले पे, तो वहीं से खरीदे, और कोई ऐसे जगह से ना खरीद के जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हो जाए टैक्स वैक्स का। फॉर सेफ इंडस्ट्री यूज, अब इंडस्ट्री यूज के लिए जिसके लिए ले जा रहे हो उसी में यूज हो, है ना? तो इसीलिए ये क्या करा, डीनेचर किया गया अल्कोहल का। क्या बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां हम समझेंगे कि इसके कितने सारे केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं अल्कोहल के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।